Hi, this is Adiba and today we will discuss about इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सिंपल कहें तो पारिस्थितिक तंत्र, मतलब एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो लिविंग बीइंग है इंटरेक्ट करते हैं हमारे अबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ, या फिर हम सिंपल कहें नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ। नॉन लिविंग और लिविंग आपस में जब इंटरेक्शन करते हैं, इसी इंटरेक्शन को हम ओवरऑल मिला के अपना इकोसिस्टम बोलते हैं। थोड़ा और इस चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इट कैन बी लार्ज एज द सहारा डेजर्ट एंड एज अ स्मॉल एज अ पडल। मतलब इसकी कोई कंडीशन नहीं होती कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो छोटा होगा या बड़ा। इकोसिस्टम एक पानी की बूंद से भी बन सकता है, इकोसिस्टम एक बड़ा ओशन भी बना सकता है, इकोसिस्टम एक डेजर्ट भी पूरा बन सकता है, इकोसिस्टम पडल को भी हम लोग बोल सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसके अंदर इंट्रैक्शन हो रही हो लिविंग और नॉन लिविंग की। Ecosystem are more than just the organism they contain. Geography, weather, climate, and geological factor also influence the interaction within an on ecosystem. मतलब ये कहते हैं कि कोई भी फैक्टर हो, चाहे वो हमारा नॉन लिविंग फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है या फिर बायोटिक फैक्टर है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, किसी भी लेवल पे है, हर कोई अपना रोल प्ले करता है। किसी न किसी वे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर कोई एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। यही चीज़ आगे इन्होंने पडल के बारे में बताई है कि स्मॉल अकोमुलेशन ऑफ अ लिक्विड यूजली वाटर ऑन अ सरफेस। मतलब कहीं किसी जगह थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया, तब इस चीज़ को हम लोग पडल बोल सकते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें बेस्ड ऑन नेचुरल अगर हम देखें तो हमारा टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो हमारा स्थलीय, जो हमारे थल वाले हैं, ज़मीन वाले जो हमारे इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिक तंत्र हैं, हमारे जंगल हो सकते हैं, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं या फिर कोई डेजर्ट रेगिस्तान हो सकता है। अगर हम पानी वाली चीज़ों की बात करें, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो मरीन हो सकता है या फिर फ्रेश वाटर। मतलब अगर पानी वाली चीज़ है, दो ही चीज़ें होंगी, या तो वो खारा पानी होगा या फिर फ्रेश वाटर होगा। अगर खारे पानी का एग्जांपल देखें, सी, ओशियन, एस्चुरीज हमारे पास है। अगर फ्रेश वाटर की बात करें, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, बहुत सारी हमारे पास फ्रेश वाटर के सोर्स हैं। मैन मेड आर्टिफिशियल मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें, मतलब जो नेचुरल, जिसमें रोल प्ले नहीं करता, जो इंसान खुद बनाता है अपनी तरफ से। जैसे एक्वेरियम इंसान बना लेते हैं, अपने किसान जो होता है अपना खेत बनाता है, तो इस तरह की जो इकोसिस्टम है इंसान अपना बना रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अगर हम इसी चीज़ को आगे देखें, काइंड ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल टेरेस्ट्रियल हो सकता है, मतलब ज़मीन वाला या फिर पानी वाला। पानी को अगर हम आगे देखें तो फ्रेश वाटर हो सकता है या फिर मरीन वाटर हो सकता है। अगर फ्रेश वाटर को फिर आगे देखें तो इसमें लैंटिक हो सकता है या फिर लोटिक हो सकता है। लैंटिक मतलब जो स्टैटिक खड़ा पानी, ऐसा हो सकता है वो पानी खड़ा हो, या फिर ऐसा हो पानी हमारा रनिंग में हो, मतलब जैसे नदियों का पानी होता है, बहता हुआ पानी। नेचुरल इकोसिस्टम यहाँ इन्होंने सारे दिखा भी रखा है इसमें। इकोसिस्टम विच आर गिफ्टेड, गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर कॉल्ड एज ए नेचुरल इकोसिस्टम। जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है, जैसे डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, ओशियन है, ग्रासलैंड है, नेचुरल इकोसिस्टम। ऐसा नहीं है इंसान जाके पूरा जंगल बना रहा है, इंसान कोई समुंदर बना रहा है, नेचर ने हमें दिए है, तो नेचुरल इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम की बात करें, आर इंजीनियर बाय मैन आर कॉल्ड ए मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास गार्डन है, मैन मेड लेक है, एग्रीकल्चर हमारी फील्ड्स हो गई। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, वही चीज़ आ जाती है स्ट्रक्चर में, ए बायोटिक एंड दूसरी चीज़ आ जाती है बायोटिक। ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग पोर्शन हमारी दुनिया का, तो इसमें केमिकल और फिजिकल फैक्टर आ जाते हैं, जैसे वाटर एंड वाटर वेपर, टेम्परेचर, सोइल, सनलाइट। ए बायोटिक फैक्टर है सारे, मतलब नॉन लिविंग है। बायोटिक की अगर बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी आती है, प्लांट्स, एनिमल, फिशेज। मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, हम लोग आगे और डिटेल से करेंगे। स्ट्रक्चर वही चीज़ है। अगर हम लिविंग या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, जो हमारे मतलब सजीव जो हमारे कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम के, प्रोड्यूसर है उसके अंदर, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है। नो लिविंग की बात करें, इसके अंदर फिजिकल फैक्टर होगा या फिर केमिकल या फिर लिमिटिंग फैक्टर। अब अगर हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल से देखें, प्रोड्यूसर जो वो होते हैं वो हमारे होते हैं ऑटोट्रोफ। प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस करने वाले, ऑटोट्रोफ मतलब खुद खाना बनाने वाले। दुनिया के अगर अंदर हम देखें, कितनी भी बड़ी चीज़ है, लेकिन एक जो ये खाना बनाने वाली क्वालिटी है, अपना फूड खुद प्रोड्यूस करने वाली क्वालिटी, वो सिर्फ एक प्लांट के पास है। चाहे वो प्लांट कितना स्मॉल है, उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। तो ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उन चीज़ों को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। कुछ एक आध बैक्टीरिया भी हमारे पास ऑटोट्रोफ की कैटेगरी में आ जाते हैं।
कंज्यूमर की बात करें, हेटेरोट्रोफ मतलब दूसरे के ऊपर फीड करने वाले। इसमें हमारे पास 3 कैटेगरी आती है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। मतलब प्राइमरी वाला सबसे छोटा होगा, सेकेंडरी वाला प्राइमरी को खाएगा और जो टर्शियरी वाला है वो सेकेंडरी को खाएगा। लास्ट आता है हमारे पास डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब डिकम्पोज करने वाले, तोड़ने वाले। इसके अंदर जैसे हमारा बैक्टीरिया है, फंजाई है, जो डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को और कन्वर्ट करते हैं इसे सिंपल पार्ट के अंदर। मतलब यहाँ ओवरऑल यहाँ पर समरी थी, जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है, मतलब जो हमारा लिविंग एक हमारे सोसाइटी का, हमारी पूरी दुनिया का एक जो लिविंग कंपोनेंट है, उसमें 3 तरह से चीज़ें हो सकती है। या तो वो प्रोड्यूसर होगा, या फिर वो कंज्यूमर होगा, या फिर वो डिकम्पोजर होगा। प्रोड्यूसर सबसे पहले जो ग्रीन वाले प्लांट होंगे, जो अपना खाना खुद बना सकते होंगे। कंज्यूमर जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे के ऊपर कंज्यूम करेंगे, दूसरों को खाएंगे। डिकम्पोजर जो बिल्कुल छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, जो बिल्कुल डेड चीज़ों को खाएंगे, या फिर छोटे टुकड़े बिल्कुल डीके करने का काम जो करेंगे। हार्बीवोरस, हार्बीवोरस हम बोलते हैं जो सिर्फ वेजिटेशन को खाते हैं। कार्निवोरस जो सिर्फ जो फ्लैश को मेन चीज़ फ्लैश खाते हैं, जो उनका फ्लैश मतलब मेन डाइट होती है उनकी। ओमनीवोरस जिनमें कोई मार्केशन नहीं होती, वो वेजिटेशन भी खा सकते हैं, फ्लैश भी खा सकते हैं। अगर हम ए बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, अभी तक हमने अपने बायोटिक कंपोनेंट की बात की, मतलब अपनी लिविंग एक जो लिविंग हमारी दुनिया का एक जो लिविंग चीज़ है, लिविंग एस्पेक्ट है, हमने उसमें देखा कि लिविंग हमारी दुनिया में लिविंग कौन कौन सी चीज़ें है, कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है। अगर ए बायोटिक, अगर मतलब नॉन लिविंग की अगर हम बात करें, तो फिजिकल फैक्टर में आ जाते हैं रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, हमारा टेम्परेचर, नेचर सॉइल का कैसा है, वाटर करंट एंड सनलाइट। अगर केमिकल फैक्टर की बात करें, तो इसके अंदर वाटर की सैलिनिटी, ऑक्सीजन कितना डिजोल्व है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट कितने प्रेजेंट हैं। अगर लिमिटिंग फैक्टर की बात करें, तो हमारे पास फूड कितना है, हमारे पास वाटर कितना है, शेल्टर के कितना है, हमारा स्पेस कितना है, ये सारे हमारे लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। अगर हम अब अपने जो हमारा इकोसिस्टम है, इसके फंक्शन की बात करें, तो इसके अंदर फूड चेन एंड फूड वेब आ जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड, 3 मेन फंक्शन है। आगे हम इसे डिटेल से देखते हैं। फूड चेन की अगर हम बात करें, द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द सोर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज रेफर टू एज फूड चेन। मतलब इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म की एक सीरीज होगी। सिंपल, सबसे पहले एक चेन होगी जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, और इसकी कंडीशन ये होगी, हर बड़ा ऑर्गेनिज्म अपने से छोटे वाले को खाता रहेगा। जैसे इसमें दिखा रखा है, जो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सन है, आगे हमारे पास प्लांट है। प्लांट क्या करेंगे, सन से एनर्जी लेंगे, सन से इसने एनर्जी ली। फिर ये जो सेकंड नंबर का हमारा दिखा रखा है प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्लांट के ऊपर फीड करेगा। फिर ये जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये इसके ऊपर फीड करेगा, प्राइमरी के ऊपर। लास्ट में हमारा टर्शियरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी के ऊपर कंज्यूम करेगा। और लास्ट में इनको कौन तोड़ेगा, लास्ट अगर कितना भी पावरफुल कोई चीज़ है, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, ये सारे इसे तोड़ देंगे। फूड वेब बोलते हैं इंटरलॉकिंग पैटर्न फॉर्म बाय सेवरल फूड चेन। यहाँ हमने बात की थी सिर्फ एक फूड चेन की, एक सीरीज है। अगर इसी सीरीज को अगर हम देखें, प्लांट है, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, प्लांट को यहाँ पर दिखा रखा है, कोई टिड्डा ये खा रहा है प्लांट को। अब ज़रूरी नहीं है यही खाए, बकरी भी खा सकते हैं, भैंस भी खा सकती है, मतलब काफ़ी सारी जो वेजिटेशन वाले हैं, जो हार्बीवोरस है, कोई भी खा सकता है। तो इस तरह से अगर हम हर ऑर्गेनिज्म को जोड़े, हमें लास्ट में एक पूरा नेटवर्क मिलेगा, पूरा जाला मिलेगा। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फूड वेब, फूड नेटवर्क। मतलब फूड चेन को अगर हम डिटेल से देखें, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप इज रेफर टू एज फूड चेन। क्लियर दिखा रखा है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, जैसे इन्होंने दिखाया है। ये हमारे पास हमारे रैट है, रैट को फिर खाएगा स्नेक, सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक को अगर हम देखें तो ईगल खा जाता है। तो इस तरह से फूड चेन मतलब हर कोई अपने पावरफुल के थ्रू खाया जा रहा है। और जो प्लांट है, प्लांट सबसे पहले सनलाइट से अपना फूड कंज्यूम कर रहा है, और ओवरऑल इन सबको जो खा जाता है वो है हमारा डिकम्पोजर, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्रेजिंग फूड चेन हो सकता है हमारा, या फिर डेट्रियस फूड चेन। जो ग्रेजिंग फूड चेन नॉर्मल हमारी जो ऊपर फूड चेन दिखा रखी है 4 स्टेप की। डेट्रियस का बोलेंगे अगर हम उसके अंदर डिकम्पोजर को भी ऐड करके दिखा रहे हैं। यही एग्जाम्पल है ऊपर हमारा ग्रेजिंग फूड चेन का, नॉर्मल। डेट्रियस फूड चेन, इन्होंने यही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कीड़े ही अपने छोटे
छोटे फिर उससे बड़ा इस तरह खाते रहेंगे, तो दैट इज फूड चेन। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो वही जो हमारा लिविंग कंपोनेंट है आर द बिगिनिंग ऑफ द सिंपल फूड चेन। सबसे पहले यहीं से हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है। प्रोड्यूसर आर प्लांट्स एंड वेजिटेबल। प्लांट्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, एनर्जी कम फ्रॉम द सन एंड प्लांट्स आर द वन हु मेक फूड फ्रॉम दैट एनर्जी। प्लांट क्या करते हैं, उस एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं। दे यूज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट्स ऑल्सो मेक लोड्स ऑफ वाटर, लोड्स ऑफ अदर न्यूट्रन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म टू ईट। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा न्यूट्रन बनाते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं। अगर हम कंज्यूमर की बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों लेवल हो सकते हैं। प्राइमरी मतलब छोटा लेवल, सेकेंडरी प्राइमरी को खाएगा, टर्शरी सेकेंडरी को खाएगा। अगर इसी रिलेशनशिप को अगर हम देखें, सबसे पहले आता है हमारे पास सन। सन क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। आगे देखिए हम सन को कौन खाएगा, ग्रास खाएगी, सॉरी जो ग्रास क्या करेगी, सन से एनर्जी लेगी। बेसिकली हम यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर दे रहे हैं। सन क्या है, जो ग्रास है मतलब उसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जब सनलाइट की प्रेजेंस में इसे क्या बनेगा, हमारा खाना बनेगा। और इससे क्या होगा, जो हमारा रैबिट है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हर्बीवोरस है वो हमारे प्लांट्स को खाएगा पहले को। और रैबिट के बाद इसे कोई भी खा सकता है, कोई बड़ा हमारा फॉक्स हो गया, कोई लॉयन हो गया, बड़ी चीज़ मतलब इसे खा जाएगी। तो इस तरह से हर बड़ा ऑर्गेनिज्म अपने छोटे को खाता रहेगा। ये जो फीडिंग रिलेशनशिप है, इस तरह की रिलेशनशिप को हम फूड चेन बोलते हैं। ऑल फूड चेन स्टार्ट विद द एनर्जी फ्रॉम द सन। अगर हम सीधा सा क्वेश्चन ये पूछे कि पूरे दुनिया के अंदर एनर्जी का सोर्स क्या है, तो बजाय किसी फूड के डायरेक्ट आंसर है हमारे पास सन। अगर सन नहीं होगा तो प्लांट फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। प्लांट अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो हमें पता है हमारी जो फूड चेन है वो स्टार्टिंग ही प्लांट से हुई है। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे मतलब हमारी फूड चेन नहीं बन सकती, हमारी दुनिया वही खत्म हो जाएगी। यहाँ इन्होंने और दिखाया है जो प्लांट है हमारा लीव्स को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, क्योंकि खाना यही बनता है। ये क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। जो जड़ें हैं मतलब जो रूट्स हैं, रूट से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद सनलाइट लेते हैं। क्लोरोफिल इनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल है तभी वो हरे रंग का है। दूसरी चीज़ इन्होंने ली सनलाइट, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड, चौथी इन्होंने वाटर। और इसके बाद ओवरऑल इन्होंने अपना खाना पूरा बना लिया। 4 चीज़ें चाहिए थी, चारों के बाद इनका खाना बना। खाना फिर ये बाकी प्लांट के बाकी पार्ट्स में पहुंचा देते हैं। बिकॉज प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं इसीलिए इनको प्रोड्यूसर बोला जाता है। एनर्जी इज देन पास्ड ऑन द एनिमल व्हेन दे ईट द और प्लांट। उन एनिमल्स के पास ये एनर्जी जाती है जो इन प्लांट्स को खाते हैं। फूड वेब वही इंटरमिक्सिंग ऑफ फूड चेन। हर लेवल पे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। जैसे घास है, घास को रैबिट भी खा सकता है, घास को रैट भी खा सकता है, घास को बकरी भी खा सकती है, घास को काफ़ी सारी चीज़ें खा सकती है। इसी तरह दूसरे लेवल की बात करें हम लोग, जैसे रैबिट है, रैबिट को लायन भी खा सकता है, रैबिट को फॉक्स भी खा सकता है, रैबिट को टाइगर भी खा सकता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसे खा सकते हैं। अगर हम इन सब को जोड़ के देखें तो इंटरमिक्सिंग ऑफ फूड चेन जो बनती है वो हमारे पास होती है फूड वेब। अब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो की, मतलब जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें एनर्जी किस तरह से काम करती है। पहली बात, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये कहते हैं कि ना तो दुनिया में जो एनर्जी है एकदम पूरी कभी क्रिएट होती है ना कभी खत्म होती है। एनर्जी सिर्फ क्या काम करती है, ट्रांसफर होती है एक लेवल से दूसरे लेवल तक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहते हैं कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कभी 100% आगे ट्रांसफर नहीं होती। इसी रूल पे ये हमारा आगे बेस है 10% रूल, जो कहता है एक लेवल है, एक लेवल से जब एनर्जी पास होगी वहाँ पर 90% लॉस होगी, सिर्फ 10% आगे ट्रांसफर होगी, फिर 90% लॉस, फिर 10% आगे ट्रांसफर होगी। अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो ये बेसिक होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने जो फूड चेन एंड फूड वेब देखा, इसमें हमें नंबर नहीं पता चलेगा कितने ऑर्गेनिज्म का कितना नंबर है या फिर उनका कितना मास है। तो इस चीज़ को जो रिप्रेजेंट करता है अच्छे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये करते हैं हमारे पिरामिड। दे आर यूज टू इलिस्ट्रेट द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। 3 तरह के पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें, फूड चेन एंड फूड वेब डू नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। वही बात जो हमने पहले की कि वो कोई नंबर और बायोमास की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी शोन थ्रू इकोलॉजिकल पिरामिड।
पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर है, हमारा ग्रास लैंड का दिखा रखा है। पहले हमारे ग्रास लैंड में जैसे बड़े बड़े यहाँ पर पेड़ है, पेड़ को इन्होंने ज़ेब्रा नहीं खाया, ज़ेब्रा कौन खा जाएगा, टाइगर खा जाएगा या फिर कोई लॉयन खा जाएगा। अब नंबर के बेस पे हम देखें तो प्लांट सबसे ज़्यादा होंगे, ज़ेब्रा का नंबर उससे कम होगा, जो बड़ा जितना बड़ा जानवर होगा उसका नंबर उतना कम होगा। पूरे जंगल में इतने सारे जानवर लेकिन शेर 1-2 ही रहेगा। तो इस तरह से जो ये रिलेशनशिप है नंबर के बेस पे, अपराइट पिरामिड होता है इसमें ग्रासलैंड वाले इकोसिस्टम में, तो ये हमारा पिरामिड ऑफ नंबर है। अगर हम बायोमास की बात करें, इसमें नंबर की बजाय हम बायोमास को लेके चलेंगे अपना। पिरामिड ऑफ बायोमास रिकॉर्ड द टोटल ड्राई ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिकल लेवल इन अ गिवन एरिया ऑफ एन इकोसिस्टम। It is better than the pyramid of number for showing the relationship between organism. यहाँ और अच्छे से क्लियर है बायोमास वाला। जैसे प्रोड्यूसर है हमारे, प्रोड्यूसर का जो बायोमास है, अगर हम देखें यहाँ पर बायोमास के बेस पे हमारा सबसे पहले प्रोड्यूसर का बायोमास सबसे ज़्यादा है। प्रोड्यूसर के बाद जो फिश है, फिश इससे खा रही है तो उनका बायोमास थोड़ा कम हुआ। फिर उसके बाद जो हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर है उनका मास थोड़ा और कम हुआ। फिर हमारे पास क्योंकि नंबर कम होता जाएगा उनका बायोमास कम हो रहा है आगे, इन्होंने यहाँ साइड में दिखा भी रखा है इतना मास है इसका। लास्ट में आता है हमारा जो मछली पकड़ने वाला है हमारा किंगफिशर, टर्शरी कंज्यूमर। एनर्जी की बेस पे बात करें, अब जो हमने पहले दो किए नंबर एंड बायोमास, ये हमारे अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा केस है। लेकिन जो एनर्जी का पिरामिड है, एनर्जी का पिरामिड सबसे सिंपल रहता है क्योंकि इसमें हमेशा हमारा पिरामिड अपराइट रहेगा। एनर्जी हमेशा एक दूसरे लेवल पे जाते हुए डिक्रीज होती है। पहले एनर्जी हमारी 90% लॉस हुई, सिर्फ 10% आगे ट्रांसफर हुई प्राइमरी कंज्यूमर तक। प्राइमरी कंज्यूमर को अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर 90% लॉस हुई, आगे गई है हमारी 10%। जैसे इन्होंने यहाँ दिखा भी रखा है 10,000 पहले एनर्जी थी, फिर आगे 90% लॉस होके हमारे पास कितनी बनी, सिर्फ 1000 बची। अब सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाते जाते फिर हमारी 90% लॉस हो गई, कितनी बची, 100 बची। और लास्ट आता है हमारा टर्शरी कंज्यूमर, यहाँ पर फिर 90% एनर्जी लॉस हो जाएगी, आगे तक कितनी जाएगी, 10%। मतलब जितनी हमारे पास जितना लेवल बढ़ता जाएगा उतनी हमारी फूड चेन है उतनी वीक पड़ती जाएगी, जितनी स्मॉल होगी उतनी स्ट्रांग होगी। उसके बाद ये कुछ हमारे पास अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है, इसमें कुछ नहीं करना। मेन चीज़ इसमें दो कंपोनेंट लिखने में, ए बायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। कोई भी इकोसिस्टम है ऑब्वियस सी बात है दो कंपोनेंट रहेंगे, बायोटिक या फिर ए बायोटिक। ए बायोटिक का अगर हम देखें तो इसके अंदर रहेंगे वाटर, मिनरल्स, फूड, ये सब के अंदर कॉमन रहेगा। ये वाली चीज़ें हमें अलग करनी है। जैसे ओशियन है तो ओशियन वाले लिखने हैं प्रोड्यूसर। मतलब क्या है कि बायोटिक कंपोनेंट में सबके अंदर हेडिंग भी सेम चलेंगी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। सिर्फ हमें अपने यहाँ पर प्लांट सेलेक्ट करने हैं। प्रोड्यूसर है मतलब प्लांट की बात करें तो ओशियन की बात करें मतलब ओशियन वाले प्लांट आ जाएंगे, हाइड्रिला एंड चारा। कंज्यूमर की बात करें तो ओशियन के अंदर कौन से कंज्यूमर होते हैं, फिश रहेंगे, उसके अंदर मोलस्का रहेगा, क्रस्टेशियंस रहेंगे। डिकम्पोजर की बात करें, डिकम्पोजर भी सेम ही आ जाता है सब में। इसी तरह फॉरेस्ट इकोसिस्टम एबायोटिक कंपोनेंट सेम रहेगा, बायोटिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर। अब हमें देखना है फॉरेस्ट की बात है, फॉरेस्ट के हम लोग प्रोड्यूसर लेंगे, फॉरेस्ट के प्लांट लेंगे, कोई भी प्लांट लेना। कंज्यूमर फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन होता है, डियर, एलिफेंट, स्मॉल स्नेक, ये सब। डिकम्पोजर वही होते हैं हमेशा, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। ग्रासलैंड, अब वही चीज़ ग्रासलैंड के अंदर अपने वही ग्रासलैंड वाले फॉरेस्ट पेड़ लिखने हैं। कंज्यूमर, उसके अंदर कौन कौन से कंज्यूमर मतलब कौन कौन से जानवर रहते हैं, डिकम्पोजर सेम ही रहते हैं सबके अंदर। दो चीज़ें सबके अंदर सेम रहेंगी, एबायोटिक कंपोनेंट एंड डिकम्पोजर। चीज़ अलग क्या होंगी हर इकोसिस्टम में, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मतलब अपने इनके प्लांट्स अलग कर देने, कंज्यूमर मतलब इनके जानवर अलग कर देने, बाकी सब ओवरऑल सेम है। बॉन्ड इकोसिस्टम सेम ही, एबायोटिक सेम, डिकम्पोजर सेम। प्रोड्यूसर में क्या होगा, हाइड्रिला कारा जो हमारे पानी वाले हैं, और कंज्यूमर की बात करें तो स्मॉल फिश, पीटल, मोलस्का, क्रस्टेशियन, वही ओशन वाली चीज़ें थी। थैंक यू।